की होती है शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो हमें लिविंग चीज़ भी मिलती है, नॉन लिविंग चीज़ भी मिलती है ना। तो कभी ना कभी तो हमने एक दूसरे से सवाल किया ही है या खुद से भी सवाल किया है कि जब हम छोटे थे तब भी, कि एक लिविंग चीज़ को लिविंग क्या बनाती है, और वो क्या चीज़ है जो अगर नॉन लिविंग के पास ना हो तो हम उसे नॉन लिविंग कह देते हैं, है ना। इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग, उसके पास अगर ना हो जो कि लिविंग थिंग के पास है तो हम उसे नॉन लिविंग कह देते हैं। तो इस बेसिक से क्वेश्चन का आंसर है सेल। सेल हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ, है ना। अब सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है ना। और अगर जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होंगे तो हम उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। नाउ व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इसकी डेफिनेशन, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देते हैं, यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना सारा काम खुद करते हैं। कहने के लिए तो वो एक सिंगल सेल होते हैं, पर वो एक मल्टी सेल्युलर सेल की तरह, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी तरह ही फंक्शन करते हैं। बस होता उनके पास एक सेल, और वो अकेले ही एक जितने भी एक सेल को परफॉर्म करना चाहिए, जितने भी उसको फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, वो अकेले ही वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं ना। अब अगर किसी सेल के पास कोई ऑर्गेनेलीज कम है तो क्या उसे लिविंग थिंग माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सेल में कोई भी चीज़ कम आ जाती है, लाइक कोई भी ऑर्गेनेली कम आती है, तो हम उसे लिविंग थिंग नहीं, उसे नॉन लिविंग थिंग ही बोलेंगे। नाउ अब बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने सेल में कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने सबसे पहले एक सेल को देखा था। जो सेल उन्होंने देखा था वो डेड सेल था, जो कि एक कॉक सेल था प्लांट का, पर देखा सबसे पहले इन्होंने ही था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार एक लाइव सेल को देखा। अब यहाँ पे इन्होंने जिंदा सेल को देखना स्टार्ट कर दिया। नाउ फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इन 1831। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूजन है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड प्लांट सेल को देखा था जो कि कॉक सेल था, एंड रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप्स में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट होती गई तो हमें सेल के अंदर के और भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते रहे। नाउ अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। देखो 1838 में मैथ्यू शिल्डेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट जो थे स्वीडन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लिए और उनको एग्जामिन किया। जब उन्होंने इन्हें ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। यानी कि हर प्लांट के पास अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो कि बाद में उस प्लांट की टिश्यू का काम करते हैं। जिसके बाद फिर हमारे पास आते हैं थियोडर श्वान जो थे, उन्होंने सेम नेक्स्ट ईयर ही शिल्डेन ने 1838 में बोला, तो श्वान ने 1839 में, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को लिया, उनकी स्टडी करी, और उन्होंने बोला कि दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि सेल के पास एक ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसको आज के टाइम में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ओनली प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल्स के पास ही वो सेल वॉल होती है। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वेन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इसी के बेसिस पे श्वान ने फिर एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है एंड सेल्स का ही प्रोडक्ट होती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि श्वेडेन और श्वान दोनों ने ही सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, बट
इसका भी एक ड्रॉबैक है उनकी सेल थ्योरी का, वो ये कि वो ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं फिर, है ना। उन्होंने ये तो कह दिया कि ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, इनकी जो बॉडीज़ होती है वो सेल्स से कंपोज्ड होती है और सेल्स का प्रोडक्ट होती है, बट वो ये तो बता नहीं पाए कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं। जिसके बाद फिर रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सबसे पहले ये बोला कि जो सेल्स होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं और नए सेल्स जो बनते हैं वो पुराने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। तो उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं। तो उन्होंने श्लीडेन और श्वान की इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो जो आज हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो ये है कि पहला तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं और सेल्स का ही प्रोडक्ट है। दूसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स बनते हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। और कैसे बनते हैं? डिवाइड करके। अब अगर हम एक सेल का ओवरव्यू देखें कि सेल के अंदर होता क्या है ना, एक सेल के अंदर होता क्या है, ये चीज़ देखें तो देखो, तुमने अपनी छोटी क्लासेस में भी एक ऑनियन यानी कि एक प्याज का छिलका या फिर ह्यूमन चीक को माइक्रोस्कोप के अंदर तो देखा ही होगा, है ना। तो अगर इन्हीं का स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करके एक सेल को ओवरव्यू देना चाहे तो हम ये देखेंगे कि सेल के पास एक सेल वॉल होती है जो कि उसकी आउटर बाउंड्री में होती है ना। उसके बाद सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है ना। और उसके बाद जो सेल होता है उसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। और वो न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम को कैरी करता है जिसके पास होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, है ना। एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकेरियोटिक। अब यहाँ पर बात आती है दो तरीक़ों के सेल्स की, एक तो होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी जो उनका न्यूक्लियस होता है उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है वो न्यूक्लियस। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, उनका न्यूक्लियस ऐसे ही बिना मेम्ब्रेन का घूमता है, उसकी आउटर कवरिंग नहीं होती, है ना। उसके बाद सेल के अंदर होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल का वॉल्यूम डिसाइड करता है कि साइटोप्लाज्म जितना होगा सेल में उतना ही वॉल्यूम होगा। द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए, यानी कि ये नहीं कि अगर एक सेल हो गया तो फिर वो लिविंग ही रहेगा, उस एक लिविंग सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगी तभी वो एक पर्टिकुलर सेल लिविंग स्टेट में रहेगा, यानी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, है ना। अच्छा, एक यूकेरियोटिक सेल में सिर्फ अब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, एक यूकेरियोटिक सेल में होती है मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जो कि सेल में अलग अलग फंक्शंस कैरी करते हैं, है ना। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब यूकेरियोटिक सेल में होते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, ना तो इनके पास न्यूक्लियस होता है बेचारों के पास, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जिसको कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट में तो ये होगा ही, और चूँकि एक ऑर्गेनेली है तो यूकेरियोट में भी होगा। तो ये इकलौता ऐसा है जो कि यूकेरियोट में भी मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी मिलेगा एक सेल के अंदर। राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में भी मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है, एरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाएगा। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम, जो कि उनके सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल्स के अलग अलग साइज़ होते हैं, शेप होती है, एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स, इसका साइज़ है सिर्फ 0.3 μm इन लेंथ, जबकि जो हमारा बैक्टीरिया है ये 3 to 5 μm का है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग,
एंड अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स RBCs जो हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 7.0 मिलीमीटर इन डायमीटर है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑल्सो वेराई। अब ये तो हो गई इनकी साइज़ की बात। अब शेप कौन सी होती है, तो शेप इनकी डिस्क भी हो सकती है, ऐसी पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है, थ्रेड भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी शेप हो जाएगी। जैसे अगर हम ऊपर डायग्राम्स देखें तो ये है हमारी RBC जो कि राउंड और बाइकॉन्केव होती है। ये है हमारा वाइट ब्लड सेल्स एमीबॉयड शेप का, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो कि लॉन्ग एंड नैरो है, नर्व सेल्स विच इज़ ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ट्रैकियार्ड इलोंगेटेड दिख रहा होगा, मीजोफिल सेल्स जो कि राउंड है और ओवल भी है, ये राउंड है और ये ओवल में है ना। अब एक पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ओके सो एक पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास होती है एक सेल की सबसे आउटर कवरिंग विच इज़ ग्लाइकोकैलिक्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये आउटर कवरिंग दिख रही होगी, ये है ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग, ठीक है। उसके बाद आती है एक मिडल लेयर जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ये सेल वॉल। उसके बाद आती है एक पतली सी और लेयरिंग जिसमें फोल्डिंग्स होती हैं कुछ इस तरीके से, एंड इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ ये तीनों लेयर जब एक साथ मिलती हैं तो ये बनाती है सेल एनवलप, ठीक है। सेल एनवलप ये करके बनाते हैं। तो सेल एनवलप में आती है हमारी 3 लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन विच इज़, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक है। नाउ सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की मूवमेंट में, उसको खाना पकड़ने में, इन सब चीज़ों में मदद करेंगे। जैसे कि, लेकिन उससे पहले ग्लाइकोकैलिक्स और समझ लेते हैं। लाइक ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके की होती है। अगर ये लूज़ है तो हम इसे बोल देंगे भाई स्लाइम लेयर वाली, और अगर ये हार्ड है तो ये कैप्सूल की तरह हो जाएगी जैसे कि बैक्टीरिया में होती है। नाउ हमारी सेल वॉल से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं जो कि सेल की लोकोमोशन में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि है फिलामेंट और सीलिया, ये रहे छोटे छोटे निकले हुए सीलिया, ये है फिम्ब्रिए और ये है पिल्लाए। पिल्लाए का क्या काम होता है, जब एक बैक्टीरिया को एक दूसरे बैक्टीरिया में अपना DNA ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो ये पिल्लाए जो है ये उस बैक्टीरिया पे जाके अटैच हो जाता है, जिससे फिर यहाँ पर जो ये मीज़ोजोम्स होते हैं, मीज़ोजोम्स कह रही हूँ, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे DNA होते हैं, प्लाज्मिड DNA, सर्कुलर DNA, इससे फिर जेनेटिक मटेरियल निकलता है और पिल्लाए में जाता है, और फिर ये पिल्लाए के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाता है। ना ये फिम्ब्रिए जो होते हैं इनका क्या काम होता है, जो फिम्ब्रिए होते हैं ये सेल की हेल्प लोकोमोशन वगैरह में मदद करते हैं। ये मदद करते हैं कि सेल थोड़ा मूव कर सके और उसके आसपास के फ्लूइड को हटाने में मदद करेंगे। जो सीलिया होता है वो काम करता है जो हमारे सेल के अराउंड फ्लूइड है उसको मूव करने का और सेल की मूवमेंट को मूव करने का। फ्लैजिला का भी यही काम होता है। फ्लैजिला थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया थोड़े छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली ये सेल की मूवमेंट में, उसके आसपास जो फ्लूइड पड़ा है उसको हटाने में हेल्प करते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर सेल एनवलप बनाते हैं। क्लियर। अब सेल मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी फोल्डिंग्स ही होती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख पा रही होगी ये फोल्डिंग। इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं मीज़ोजोम्स। मीज़ोजोम्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये फोल्डिंग्स किसी भी शेप में हो सकती है, जैसे कि इरेगुलर शेप में हो सकती है या फिर डिस्क शेप में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, एमीबॉयड शेप में भी हो सकती है। तो ये अलग अलग शेप की हो सकती है, बट इनकी फोल्डिंग्स को, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को मीज़ोजोम कहेंगे। एंड एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर होता है क्रोमोजोम, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है। ये सर्कुलर क्रोमोजोम होता है जहाँ से इसके DNA RNA में कन्वर्ट भी हो रहा होता है। जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये mRNA है जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और इस पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, है ना। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ ही हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ये प्लाज्मिड, ये जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA है। एंड हमारे पास होती है ये इंक्लूजन बॉडीज़, ये रही छोटी छोटी, जो कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए,
एंड हमारे जितने भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज ग्रैन्यूल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन सबको स्टोर करने के काम आता है। बेसिकली ये स्टोर करने के काम आती है। ये स्टोर्स बॉडीज़ भी इनको कहेंगे, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी इनको कहेंगे इन्फ्यूजन बॉडीज़ को। इसके अलावा सेल में होता है गैस वैक्यूल्स। तो ये सब मिलकर के एक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट बनते हैं, है ना। और साथ में होता है क्रोमेटोफोर, जो कि एक पिगमेंट कैरी करता है। ये म्यूजोसोम के यहाँ पर होते हैं। ये प्लांट सेल में होता है क्रोमेटोफोर, जो कि हम सब जानते हैं कंटेन्स पिगमेंट, इट कंटेन्स पिगमेंट। तो एक पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये होता है। तो अब हमें बस इन्हीं सारे जो पार्ट्स हैं इन सब की फंक्शंस को पढ़ना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो किस किस के पास होते हैं? तो बैक्टीरिया के पास होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गे के पास होते हैं, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इन सब के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के मुताबिक एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है और ये उसके मुताबिक बहुत जल्दी, अब छोटे हैं तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी करते हैं। इनकी शेप्स और साइज़ बहुत तरीके की होती है। अगर हम 4 बेसिक शेप्स की बात करें एक बैक्टीरिया की, तो वो है पहली तो बैसिलस, यानी कि रॉड लाइक, कुछ इस तरीके की होगी। दूसरी है कोकस, स्फेरिकल, ऐसी होगी। सिंगल है तो इन्हें कोकाई बोलेंगे। और विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड, ऐसी शेप की भी होंगे ये। उसके अलावा स्पाइरेलियम, ऐसे करके इनमें से स्पाइर से निकल रहे होंगे, ये भी इन शेप के भी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर थी वो सेल वॉल, है ना। पर माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें वो सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, पीपीएलओ एंड वायरसेस, है ना। तो ये बैक्टीरिया, पीपीएलओ तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो इसके मुताबिक यूकैरियोटिक सेल का कितना बड़ा ज़्यादा साइज़ है ना। उसके बाद सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, इनका न्यूक्लियस ऐसे ही बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के घूम रहा होता है। जेनेटिक मटेरियल, अब न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल नेक्ड घूम रहा है बिना कपड़ों का। नाउ इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया विद स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। ये छोटा सा डीएनए जो होता है इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। दिस प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, है ना। ये प्लाज्मिड जो अभी नजर आया, बट ये प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा सिंगुलर सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, एक बैक्टीरिया में होता है, जिसका बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि तुम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. Ribosomes एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो इनके पास पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ना इंक्लूजन बॉडीज़ की बात हो रही है जो कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का काम करते हैं स्टोर करने के लिए। इसके अलावा एक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है मीजोजोम, जो कि कुछ नहीं है, प्रोकैरियोट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब बस हमें इनका एक एक करके डिटेल में फंक्शन पढ़ना है। तो पहला है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल्स, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, है ना। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्स स्ट्रक्चर। उनके पास सेल एनवेलप होती है और वो सेल एनवेलप में 3 कौन सी लेयर्स आती हैं? पहली तो आती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी आती है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, कंफ्यूज नहीं है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी हर 3 लेयर अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बट टुगेदर अगर वो आ जाए तो वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स। अगर बैक्टीरिया को 2 उसमें क्लासिफाई करना हो ग्रुप्स में तो वो सेल एनवेलप के बेसिस पे किया जा सकता है। पहला है ग्राम पॉजिटिव एंड देन द अदर इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्या? तो हमारे पास एक ग्राम स्टेन होता है। उस ग्राम स्टेन में अगर आप बैक्टीरिया को डालते हैं तो अगर उस बैक्टीरिया का कलर
कोई नहीं निकलेगा एंड इट रिमेन्स ब्लू, तो वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। बट अगर आपने उसे ग्राम स्टेन में डाला तो उसका कलर निकल गया और वो कलरलेस हो गया, तो वो ग्राम नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। अब ये ग्राम स्टेन होता क्या है, तो बेसिकली इसे एसीटोन समझ लो या कोई अल्कोहल समझ लो, ग्राम स्टेन ये होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। ना ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरीके की होती है। मैंने बताया कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ी सी लूज शीट सी है, पतली सी है, तो हम उसे स्लाइम लेयर बोल देंगे, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा थिक और टफ है तो वो कैप्सूल मानी जाएगी। सेल वॉल जो होती है वो सेल का शेप डिटरमाइन करेगी, है ना, और सेल को कोलैप्सिंग से या बर्स्टिंग से बचाने के लिए उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगी। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसमें यानी कि वो जिन चीज़ों को बाहर जाने देना चाहते हैं उन्हें ही जाने देगी, और जिनको अंदर आना है उन्हें ही आने देगी, एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वॉल ऑल्सो। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ मीजोजोम, जो कि सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन समझ लो या फोल्डिंग समझ लो, वो है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी शेप में हो सकती है भाई, वेसिकल्स हो सकती है, ट्यूब्यूल्स हो सकती है, लैमेलिया हो सकती है। अगर वेसिकल्स है तो ऐसी होगी, ट्यूब्यूल्स है तो ट्यूब वाली फॉर्म में होगी, लैमेला है तो ये कुछ एमीबॉइड टाइप ऐसी शेप में हो जाएगी। इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शंस याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीजोजोम के फंक्शंस बहुत सारे हैं। दे हेल्प इन, पहला तो ये कि वो सेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, दे हेल्प इन सेल फॉर्मेशन। दूसरा कि ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है और डॉटर सेल्स में पहुंचता है प्रोडक्ट में, उसमें हेल्प करती है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगी सेल की। सिक्रेशन, सेल को सिक्रीट कर रहा है उसमें भी हेल्प करती है मीजोजोम, और सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेगी, और इस साथ में इंजाइमेटिक कंटेंट में भी हेल्प करेगी। तो मीजोजोम के फंक्शंस याद करने बहुत ज़रूरी है। Now, in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment, जो कि मैंने दिखा दिया था कि मीजोजोम की कुछ एक्सटेंशंस में क्रोमेटोफोर्स होते हैं प्लांट सेल्स में, लाइक प्लांट सेल्स समझ लो, साइनोबैक्टीरिया समझ लो, इन सब में जो कि पिगमेंट्स कैरी करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ना मोटाइल का मतलब है जो चीज़ मूव कर सकती है, और नॉन मोटाइल का मतलब जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, जो स्थिर है। अगर मोटाइल है एक बैक्टीरिया तो उसके पास फ्लैजिला होगा। बैक्टीरिया शो a range in the number of arrangement and flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. एक जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है उसकी बेसल बॉडी, ऐसी बेसल बॉडी होगी। उसके बाद उसके ऊपर लगा होगा एक हुक, है ना, और इस हुक से निकल रहा होगा हमारा फ्लैजिला। तो इस तरीके की एक हमारे पास एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आती है बेसल बॉडी, फिर आता है हुक, और फिर ये आता है फिलामेंट। नाउ द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन, अब दिख ही रहा होगा ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये सेल वॉल से निकल रहा होता है और सेल वॉल से भी आगे यानी ग्लाइकोकैलिक्स को भी पार करके जा रहा होता है। Besides flagella, pili and fimbria are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. यानी इसके अलावा पिलाई और फिम्ब्रिया भी होते हैं, बट ये सेल को कोई मूव करने में, उसकी मोटिलिटी में कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। पिलाई एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है, और फिम्ब्रिया एक छोटे छोटे स्मॉल ब्रिशल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल्स के बाहर स्प्राउट कर रहे हो। जैसे स्प्राउट मतलब समझते हो ना, अंकुरित, जैसे कभी चने देखे हो उनको अंकुरित किया हो, वो स्प्राउट्स होते हैं, तो उनके ऊपर से कैसे वाइट कलर का वो स्प्राउट्स निकल रहा होता है, ऐसे ये सेल के अंदर से निकल रहे होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू ब्लॉक्स इन स्ट्रेन्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज़। यहाँ ये पिलाई का फंक्शन होता है। नाउ हम बात करेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडीज़ की। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और इनका साइज़ देख लो तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है, और ये 2 सब यूनिट के बने हुए होते हैं। ऊपर वाली लार्जर सब यूनिट होती है जो कि इस प्रोकैरियोट्स में होती है 50S की, और नीचे वाली लोअर सब यूनिट होती है जो कि 30S की बनी हुई होती है। ये 50S की लार्जर सब यूनिट एंड ये 30S की लोअर सब यूनिट।
ठीक है। और ये 50 + 30 मिलकर के बनाते हैं 70S। अब यहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है कि 50 + 30 तो 80 होता है, नहीं, ये राइबोसोम्स। तो 50 + 30S, सॉरी 50S + 30S यहाँ पर मिलता है 70S। ये S क्या है? ये स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी यूकेरियोटिक सेल में भी जब राइबोसोम्स आएगा तो राइबोसोम्स में और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके कांस्टेंट के बारे में, स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट के बारे में। लेकिन अगर अभी जानना है तो जान लो। लाइक कुछ नहीं है, ये एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेजर है डेंसिटी का और साइज़ का। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिट है राइबोसोम की। तो यूकेरियोट्स में तो 50S + 30S 70S बनाता है, बट यूकेरियोट्स में, सॉरी प्रोकैरियोट्स में तो 50S + 30S 70S बनाता है, पर यूकेरियोट्स में राइबोसोम्स 60S + 40S होते हैं। बड़ी वाली यूनिट 60S होती है और छोटी वाली 40S होती है, और दोनों मिलकर 80S बनाते हैं ना। 100 नहीं बोलना है इसको, 80S ही बोलना है। Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polysome. अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, वो जो डायग्राम था, उस डायग्राम में जो सर्कुलर डीएनए था, उस सर्कुलर डीएनए से जो आरएनए निकल रहा था, मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ऐसे आरएनए निकल रहा था और उसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए थे। तो ये जो स्ट्रक्चर था इसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। होता क्या है इसमें, ये एक सिंगल एमआरएनए में, जो कि डीएनए से निकल रहा होता है और एमआरएनए बन रहा होता है, उस सिंगल एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, है ना, और एक चेन बना लेते हैं और फिर ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम का फंक्शन। अब इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इनके साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ होती है, जो कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती और ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रही होती है। ये अपने अंदर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब कुछ कैरी करती है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि वही सेम काम करेंगे। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल क्या होता है? तो यूकेरियोटिक सेल सबको पता है, लाइक इनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर बाउंड होता है, इनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना। तो द यूकेरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इन सब के पास यूकेरियोट्स होता है। इन यूकेरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, है ना। यूकेरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ इनका न्यूक्लियस होता है। अगर और भी जोड़ें तो यूकेरियोटिक सेल के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी क्रोमोसोम में होता है। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकेरियोटिक सेल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था कि भले ही एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं, बट कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये एक दूसरे का ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। प्लांट्स और एनिमल सेल्स अलग अलग है। अब क्यों अलग है ये? क्योंकि देखो, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि प्लास्टिड्स की होती है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता। लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होते। तो इसीलिए सारे यूकेरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं। अब हमारे पास है डायग्राम। ये डायग्राम है हमारा एक तो प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का ऑफ अ यूकेरियोटिक सेल। तो इस डायग्राम में तुम देख सकते हो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज भी है, लाइक गोल्गी अपैरेटस, है ना, वैक्यूल है, और ये सेल वॉल है। वैक्यूल है तो इसका मतलब कि ये किसकी बात हो रही है? क्लोरोप्लास्ट है। तो ये कौन सा डायग्राम है? ये प्लांट सेल का डायग्राम है ना। माइक्रोट्यूब्यूल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके फंक्शन हम अभी पढ़ेंगे। तो एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है उसका सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, पूरी एक सेल एनवेलप होती है, बट यूकेरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स हम सिर्फ 1950 में देख पाए थे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आ गई, है ना। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enabled the scientists to reduce the possible structures of plasma membrane.
These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein. यानी कि यूकेरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन या प्रोकैरियोटिक भी समझ लो, उसकी सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, बस लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। जो ज़्यादातर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि एक बाय लेयर में अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके के, ऐसे एंड फिर ऐसे, जिसमें इनका जो हेड होता है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है। क्यों? चूँकि इसके हेड को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ पर पानी होगा ये पानी के ऊपर ऐसे निकले होंगे, इनके सर को पानी चाहिए। और इनकी जो टेल है उसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वो इनर द मेम्ब्रेन होती है। और जिस चीज़ को पानी से नफ़रत होती है उसे हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। तो इनकी टेल को भी हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्यों? चूँकि इसकी टेल पानी से नफ़रत करती है, इसलिए वो अंदर चुपके रहती है और इनका हेड इन्हें बाहर से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसे पानी बड़ा पसंद है। ये वाटर लविंग होते हैं। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. यानी कि जो नॉन पोलर टेल है उसमें जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए हैं वो बाहर के पानी से कांटेक्ट में ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो हेड होते हैं ये इन टेल को प्रोटेक्ट करते हैं। Later biochemical investigation clearly revealed that all the cell membranes also possess protein and carbohydrate. यानी कि सिर्फ लिपिड्स ही नहीं होते, बाद में पता चला कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं सेल में। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. अलग अलग सेल टाइप्स में कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट लिपिड है, ये वेराई करेगा, यानी अलग होगा। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारी इराइथ्रोसाइट होती है उसमें, यानी कि इराइथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, बेसिकली इसमें 52% प्रोटीन होगा और 40% लिपिड्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। यानी कि हमारी जो आरबीसी होती है उसमें 52% प्रोटीन होगा एंड 40% लिपिड होगा, है ना। नाउ अब प्रोटीन कितने तरीके का होगा हमारी एक सेल मेम्ब्रेन में, वो होता है इंटीग्रल और पेरिफेरल। अगर ये इस तरीके से इम्बेडेड है, लाइक इम्बीड हुआ पड़ा है ऐसे, तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। और अगर ये ऐसे यू करके बाहर ऐसे निकला पड़ा है तो इसे बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो हमारा ये एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही बताता है हमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये रही फॉस्फोलिपिड बायलेयर। देख सकते हो इसके हेड कैसे आउटसाइड है और इसकी टेल कैसे इनसाइड है ना, जो कि यहाँ के अंदर के हाइड्रोकार्बन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि प्रोटीन अंदर इम्बेडेड होता है। इसके साथ हमारे पास दूसरी प्रोटीन भी होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन में, जो कि ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। ये रहा पेरिफेरल प्रोटीन, और इन पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर ये लगे हुए होते हैं शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। इसके अलावा हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक और चीज़ होती है जो कि है कोलेस्ट्रॉल। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स के, है ना। तो ये होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। नाउ an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी जो हमने डायग्राम देखा उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग द क्वासी फ्लूइड, क्वासी का मतलब होता है सेमी फ्लूइड यानी आधा फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इट्स फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। एक सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका फ्लूइड नेचर बहुत सारे काम कराता है, लाइक सेल की ग्रोथ कराता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सब कुछ कराता है। वन ऑफ द मोस्ट, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है तो वो है उसके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन।
जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं. मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अभी तक क्या कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके फ्लूइड नेचर के. एक सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर उसका वैसे तो बहुत सारा काम होता है. लाइक सेल की ग्रोथ हो गई, इंटरसेल्युलर जंक्शंस हो गए, है ना, सॉरी, सिक्रिएशंस हो गई, इंडोसाइटोसिस हो गई, सेल डिविजन्स हो गई, बहुत सारे काम होते हैं. बट फिर भी जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन. अब ये ट्रांसपोर्टेशन दो तरह की होती है. एक तो होती है पैसिव, है ना, और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें ना तो कोई एटीपी खर्च होती है यानी कि कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है सेल को, और बिना एटीपी खर्च करे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दो तरीक़ों से. एक तो बाय सिंपल डिफ्यूज़न एंड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. ये दो तरीक़ों से. सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होगा, कोई एटीपी खर्च नहीं होगी और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम लेस टू मोर, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगी ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एटीपी. एटीपी खर्च नहीं होता पैसिव ट्रांसपोर्ट में. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, बट इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो मोर टू हाई जाएगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा. एंड वाटर की यही ट्रांसपोर्ट इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस. वाटर में ऑल्सो मूव ना, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो पानी भी तो मूव करेगा. तो यही पानी की मूवमेंट इन द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड बाय डिफ्यूज़न, क्योंकि ये भी डिफ्यूज़न है ये भी डिफ्यूज़न है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. नाउ अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें तो भैया एटीपी खर्च होगी है. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. ये हम पढ़ चुके. A few ions of molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Low से high concentration की तरफ ATP यूटिलाइजेशन हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है. अब सेल मेम्ब्रेन हो गई, अब आती है सेल वॉल. तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में कोई ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं होती, इसमें होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी, और फिर आती है सेल. अ सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. तो फंजाई एंड प्लांट्स में होती है ये सेल वॉल, एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती. अभी जब हम श्वान का सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है. ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है विच ओनली प्लांट सेल्स है एंड एनिमल सेल्स डोंट. तो फंजाई और प्लांट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगी. ठीक है, यानी कि पहले सेल वॉल आएगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है. तो सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप्स टू द सेल, ये सिर्फ सेल को शेप ही नहीं देती है बल्कि सेल को बचाती भी है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी. It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. एल्गे के पास एक सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मैनियंस एंड मिनरल्स की बनी हुई होती है. एल्गे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मैनियंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल प्लांट्स में यही सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, एक छोटा यंग प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे, जो कि उसकी ग्रोथ की कैपेबल होती है, उसकी ग्रोथ की कैपेबल होती है, जो कि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है ख़त्म होती जाती है और एक सेकेंडरी वॉल बन जाती है. इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर की तरफ टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल की सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है. ये प्लांट में देखने को मिलता है. The middle lamella is a layer mainly of calcium pactate which holds or glues the different neighboring cells together. Cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells.
नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक यूकेरियोटिक सेल में हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ा जो कि अंदर की लेयर है, और फिर हमने पढ़ा सेल वॉल जो कि बाहर की लेयर है। अब हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाइल ईच ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर भी है जिनका, और अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, बट ये मिलकर के बनाती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि भले ही ये अलग स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं, फंक्शंस अलग कैरी करते हैं, बट इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे से, यानी पहले वो काम करेगा फिर वो करेगा, एक दूसरे से लिंक्ड है इनके फंक्शंस, इसीलिए इस पूरे को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आते हैं, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? इस डायग्राम में भी तुम देख पा रहे होगे, ये है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का डायग्राम, जहाँ पर ये है न्यूक्लियस, बड़ा सा ये पूरा न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर है ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये लगे हुए हैं न्यूक्लियर पोर छोटे छोटे। यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है, और जहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी है। Electron microscopic studies of the eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticular of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। Hence, ER divides the intercellular spaces into two distinct compartments like luminal inside ER and extraluminal cytoplasmic compartments। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कि एक इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। पहला तो ल्यूमिनल जो कि इनसाइड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा वो साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट्स में होगा। ठीक है। द ER shows ribosomes attached to their outer surface, यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, है ना। और अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं है, एब्सेंस है राइबोसोम की, तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ही स्मूथ सा हो जाता है, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, SER बोलेंगे। Now, left endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively in the protein synthesis। अब राइबोसोम्स का काम ही क्या है? mRNA से प्रोटीन में मदद करवाना, है ना। वो राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस का है और सिक्रीशन का। तो अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम करेगा, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए इन्वॉल्व है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड की सिंथेसिस का मेजर साइड है। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ गोल्गी apparatus, जिसका नाम भी कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, उसके ही ऊपर रख दिया गया। They were later named Golgi bodies after him। They consist of many flat disc-shaped sacs। ये देख सकते हो, ये रहा। These are stacked parallel to each other। दिख ही रहा होगा, पैरेलल एक दूसरे के। Varied number of cisternae are present in a Golgi complex। ये cisternae, ये चीज़ cisternae है, ये चीज़ cisternae है। अगर मैं इसे ढंग से हाईलाइट करके बनाऊँ तो ये देखो, ये चीज़ सिस्टरने है, ये भी एक सिस्टरने है ना, सिस्टरने। नाउ द गोल्गी सिस्टरने आर कॉन्स्टेंटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग। अब ये देखो सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। तो जो इनका मैच्योरिंग फेज होता है, लाइक जो इनका ये वाला फेज है, इसको बोलेंगे ट्रांस। ये दिखने में भी कॉन्केव जैसा लग रहा होगा। एंड ये वाला जो इनका मैच्योरिंग फेज नहीं है, इसको बोलेंगे सिस, इसको
इसको सही तरीके से करके लिखूँ तो ये वाला फेज बोलेंगे इसको ट्रांस एंड इस वाले फेज को बोलेंगे सिस। The cis and trans phases of the organelles are entirely different but interconnected। वैसे तो ये अलग अलग है but internally connected। The Golgi apparatus principally perform the functions of packaging material। अब मेजर बात इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके पार्ट्स पहचान लिए cis and trans, बट इसका काम क्या है? इसका काम है मटेरियल्स को पैक करने का और फिर उनको सेल के बाहर पहुंचाने का या फिर जो टारगेट्स है वहाँ तक डिलीवर करने का। जैसे डिलीवरी का काम होता है ना कि पहले पास करो फिर पैक करो और फिर से पहुँचाओ, वैसे ही गोल्गी अपैरेटस का काम होता है पैकेजिंग का मटेरियल्स की और उन्हें फिर सेल के बाहर पहुंचाने का। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase of Golgi and then फिर वो मूव करते हैं towards the maturing phase यानी कि ट्रांस की तरफ। ये बताता है कि गोल्गी अपैरेटस क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका पड़ा है। वो इसलिए चिपका पड़ा है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स निकल करके आते हैं बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। Golgi apparatus is the important site of formations of glycoproteins and glycolipids। तो गोल्गी apparatus से ही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। नाउ लाइसोसोम्स, जिन्हें हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। जब भी किसी सेल में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर वो किसी काम की नहीं रहती तो उसे लाइसोसोम में फेंक दिया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम उसकी फिर हत्या कर देता है, उसको जान से मार देता है, भस्म कर देता है उसको। There are membrane bound vesicle structures जो कि गोल्गी apparatus से की पैकेजिंग से बनते हैं। The isolated lysosomal vesicle have been found to very rich in almost all types of hydrolytic enzymes like lipase, protease, carbohydrates, optimally active at the acidic pH। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। और इसके अलावा ये सुसाइड बैग्स का भी काम करेंगे। लाइक कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली है जो अब सेल के किसी काम का नहीं है तो लाइसोसोम से उसे फेंक दिया जाता है, लाइसोसोम से मार देता है। नाउ वैक्यूल्स का क्या काम होता है? द वैक्यूल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि एक सेल के लिए यूज़फुल नहीं होता, उसे वैक्यूल्स में भी डाल दिया जाता है। द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell। Plants में टोनोप्लास्ट जो होता है facilitate the transport of a number of ions and other materials against concentrations of gradient into the vacuole। इसीलिए इनकी concentration significantly higher होती है vacuoles में than in the cytoplasm। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन मैनी सेल, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया। यहाँ पर फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, यानी कि आपने फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लिया, उसे सटक लिया तो फूड वैक्यूल अंदर बन जाता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते जब तक आप इसे स्टेन ना कर लो, डाई करोगे तो आपको दिखाई देगा। The number of mitochondrion per cell is variably depending on the physiological activity of the cell। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल की जो पावर है वो यहीं से जनरेट हो रही होती है। तो एक सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिपेंड करेगा कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, यानी कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, सेल्स की क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज़ और उसके नंबर कितनी क्वांटिटी में हो वो डिसाइड किया जाएगा। टिपिकली अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का होता है, लाइक ऐसा सॉसेज जो हॉट डॉग बन के अंदर देखने को मिलता है, या फिर सिलेंड्रिकल होगा, डायामीटर कैरी करेगा 0.2 से 0.1 मिलीमीटर का। एवरेज है ये, एवरेज अगर देखो तो सॉरी एवरेज नहीं है वो, एवरेज है 0.5 मिलीमीटर और लेंथ इसकी होगी 1.0 से यानी 1 से 4.1 मिलीमीटर। हर माइटोकॉन्ड्रियन के एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ होता है मैट्रिक्स
और जहाँ मैट्रिक्स नहीं होता वो होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इसकी ऐसी फोल्डिंग सी जा रही है, इस एक फोल्डिंग को बोलेंगे क्रिस्टा। ठीक है, पहला तो आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है एंड द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसको क्रिस्टे बोलेंगे, और सिंगल है तो क्रिस्टा बोलेंगे। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे का काम होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ से सेल सांस लेता है। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। दूसरा फंक्शन कि ये सेल के लिए सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ATP की फॉर्म में, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलेंगे। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। अ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स 70S के, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक यूकेरियोटिक सेल में होता है, तो फिर इसके पास 70S का राइबोसोम क्या कर रहा है? क्योंकि 70S के राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, है ना। तो फिर ये यूकेरियोटिक सेल में होकर के भी क्या प्रोकैरियोटिक सेल का ही है? तो इसका आंसर ये है कि पहले जो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया थे और क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट ये अगला टॉपिक इसी का ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, यानी कि पहले तो ये प्रोकैरियोट थे, बट जैसे जैसे ये दूसरे सेल में घुसे उनकी ऑर्गेनेली बन गए, उसके बाद ये खुद एक सेल ऑर्गेनेली बन गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी सिम्बायोटिक थ्योरी, यानी कि पहले तो ये प्रोकैरियोट्स थे, अपना सारा काम खुद ही करें। क्योंकि तुम देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सब कुछ है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA भी है, RNA भी है, राइबोसोम्स भी है ना, और ये सब एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो है। तो पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोटिक सेल ही थे, बट फिर ये खाने की तलाश में समझो या किसी भी चीज़ में समझो, ये दूसरे सेल में घुस गए और उसकी सेल ऑर्गेनेली बन गए, और फिर ये सेल ऑर्गेनेलीज ही रह गए। तो इसीलिए इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के सारे फीचर्स मिलेंगे, इसीलिए इन दो ऑर्गेनेलीज को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं एंटी सिम्बायोटिक थ्योरी। प्रूफ इसका यही है, ये पहले तो देखो इसके पास राइबोसोम मिलेगा 70S का, सर्कुलर DNA भी मिलेगा, RNA भी मिलेगा, और उससे प्रोटीन भी बन रहा है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले प्रोकैरियोटिक थे, बट अब ये यूकेरियोटिक हो गए, मतलब यूकेरियोटिक की सेल ऑर्गेनेली में काम करते हैं, बट है ये प्रोकैरियोटिक। अगला टॉपिक प्लास्टिड्स का ही है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में ही देखने को मिलता है। ये माइक्रोस्कोप से ईजिली देखने लायक ये विजिबल होते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। दे बियर सम पिगमेंट्स। अब प्लास्टिड्स पिगमेंट्स भी कैरी करते हैं बेस्ड ऑन द कि भाई कौन सा प्लांट कौन सा मतलब ये अलग अलग पिगमेंट्स कैरी करते हैं और प्लांट्स को अलग अलग इम्पार्ट कर देते हैं। कैसे? ये बेस्ड किस पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पे, क्रोमोप्लास्ट पे एंड ल्यूकोप्लास्ट पे। ठीक है, लाइक क्लोरोप्लास्ट अभी हमने बात करी उसके बारे में ऊपर। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बेसिस पर प्लास्टिड्स पिगमेंट्स कैरी करते हैं और प्लांट को एक अलग कलर दे देते हैं। लाइक क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, कार्टेनॉइड पिगमेंट्स कंटेन करते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक फैट सॉल्यूबल कार्टेनॉइड होता है, पिगमेंट होता है, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स। ये क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट को येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर देंगे। अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। ये वो प्लास्टिड होते हैं जिनके पास कोई कलर्स नहीं होता एंड ऑफ वेराइड शेप्स एंड साइज़, बहुत सारे शेप्स और साइज़ के होते हैं, बट ये अपने अंदर न्यूट्रिशंस को स्टोर करते हैं। इसके अलावा एमाइलोप्लास्ट भी होते हैं एक, जो कि
कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स वेयर एज, तो ये एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट जो है ये ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप्स हैं। जैसे कि एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, मैंने क्या बोला, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये बहुत सारे शेप्स और साइज़ में वेराई करते हैं, पर कलरलेस होने के बावजूद भी इनका काम होता है न्यूट्रिशंस को स्टोर करके रखना। जैसे कि एमाइलोप्लास्ट ये अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो में कितना स्टार्च होता है ना। एंड इलायोप्लास्ट ये अपने अंदर ऑयल्स स्टोर करता है, फैट्स स्टोर करता है, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। अब एक क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखने को मिलेगा, ये है क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर, ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये रही इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं कुछ ऐसे बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे इनको बोलेंगे ग्रैनम, और अगर ये एक सिंगल है तो उसको बोलेंगे थाइलाकॉइड। सॉरी नहीं सही है, सिंगुलर है तो थाइलाकॉइड बोलेंगे, और अगर ग्रुप में है तो ग्रैनम बोलेंगे। और ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जो कनेक्शन जिस चीज़ से कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे स्ट्रोमा या लेमेला। ठीक है, जो स्ट्रोमा होता है ये फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगा, और जो ग्रैनम होते हैं ना, ये थाइलाकॉइड होता है, ये लाइट रिएक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शंस, एंड स्ट्रोमा डार्क रिएक्शंस। ठीक है, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर ये है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगा, और ये स्ट्रोमा लेमेला जो है ये लाइट रिएक्शन में काम करेगा। इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर मैंने बोला सर्कुलर डीएनए, चूँकि ये क्या है एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, तो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए भी पड़ा हुआ होगा और इधर आरएनए भी पड़ा हुआ होगा। एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो पार्ट्स होते हैं वो इसमें होंगे, क्योंकि ये पहले खुद भी प्रोकैरियोटिक ही था। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स ही मेसोफिल सेल्स में मिलते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज में भी मिलेंगे ये। द नंबर वेराइज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये सिर्फ एक ही मिलेगा, यानी कि एक सेल में एक ही होगा। अगर क्लेमाइडोमोनास में एक सेल है तो उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अ ग्रीन एल्गे टू 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल। और अगर एक ग्रीन एल्गे है तो उसमें 20 से 40 की मात्रा में होगा पर सेल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, and the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma, है ना। और स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। A number of organized flattened membranes is called thylakoids, singular thylakoids, and ग्रुप में है तो ग्रैनम। यहाँ पर भी लाइट रिएक्शंस ही होगी। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन सेक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, जैसे कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखते हो तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ऐसे ही ये होते हैं। एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, फिर तीसरा, तो पूरा एक ग्रैनम बना लेते हैं ये, है ना। सिंगुलर तो ग्रैनम, पूरा है तो ग्रेना। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. ठीक है, the membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. इसके पास एक छोटा सा स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी है, मॉलिक्यूल्स भी, राइबोसोम्स भी है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी है जो कि इसके थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो 70S के होते हैं, बट इसका जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो 80S का, मतलब 70S भी कैरी करेगा और यूकैरियोटिक वाला 80S भी कैरी करेगा। अब राइबोसोम्स इतना कर लिया, अब राइबोसोम्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पार्ले इन 1953।
दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लाइक जब हम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक में भी मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में मिलेगा तो 70S का मिलेगा एंड यूकेरियोटिक में मिलेगा तो 80S का मिलेगा, है ना। The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S। हर एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट है। पहले तो ये लार्जर सब यूनिट ऐसी और फिर स्मॉलर सब यूनिट ऐसी। तो यूकेरियोटिक में जो ये लार्जर सब यूनिट होती है ये 60S की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40S की होती है और ये दोनों साथ में मिलके 80S बना लेती है। while that of 70S राइबोसोम, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की 50S एंड 30S होती है। अब यहाँ पर S क्या है? S इज़ द Swedberg's unit, stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size। यानी कि ये डेंसिटी एंड साइज का मेज़र है, बट इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो कि हमने देख लिया, और ये एक दूसरे से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे साइटोस्केलेटन की। यूकेरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन क्या काम करता है? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये प्रोटीन के पीसेस होते हैं। अब ये प्रोटीन के पीसेस 3 तरह के हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, माइक्रोफिलामेंट की फॉर्म में एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फॉर्म में। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इस कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे तो इसलिए इनका नाम भी साइटोस्केलेटन ही पड़ गया। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्विंग इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ये सारे साइटोस्केलेटन के फंक्शंस हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सील एंड ट्यूब्यूल। अच्छा, ये पढ़ने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, लाइक कि साइटोस्केलेटन मैंने बताया 3 तरीके के होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। बट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो साइटोस्केलेटन होते हैं जो कि एक्टिन के बने हुए होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स वो साइटोस्केलेटन होते हैं जिनका साइज़ इंक्रीज होता है और ये कैरेटीन के बने हुए होते हैं। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ट्यूबलिन प्रोटीन से बने होते हैं जो कि सीलिया एंड फ्लैजिला में की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे। नाउ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगल यानी सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर है तो फ्लैजिलम एक हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर फुटक रहे होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. फ्लैजिला सीलिया के मुताबिक लॉन्गर होता है और ये सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. कहने के लिए तो प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला था जो हमने पढ़ा, जिसका हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा कि पहले बेसल बॉडी, फिर हुक, फिर फिलामेंट। बट यूकेरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। The electron microscope study of a cilium or flagella shows that they are covered with plasma membrane. The core, called the axoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Neatly arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a little stroke. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमको ऊपर में सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम दिया गया है जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। एंड ये देख सकते हो तो ये 9+2 की अरेंजमेंट में यहाँ पर देगा, यानी कि टोटल 9 है और 2-2 की अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और बीच में है सेंट्रल शीथ ये रेड कलर की जिसके अंदर है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical structures called centrioles.
ऐसे दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, एक खड़ा होके और एक ऐसे लिपटा के। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रियोसोम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐसे बना दिया, बट असल में ये होंगे ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे एक ये और एक ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने होंगे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Tubulin protein से बने हुए होते हैं. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplet are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and उसको बोलेंगे hub. जो सेंट्रल पार्ट होगा इसका प्रॉक्सिमल रीजन का, सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट, ये प्रोटीनेशियस होता है, इसको भी हब बोलते हैं, जो कि ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है विद द पेरिफेरल triplets by a radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिविजन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सेंट्रोमियर जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि सेल अच्छे से डिवाइड कर पाता है इस एनिमल सेल्स में। तो हम इसके बारे में भी सेंट्रोमियर का फंक्शन अच्छे से उस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होगा, तो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, जो कि हम चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। सॉरी 1831 में, नॉट 1838, 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। Later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. तो जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, इसको जब जैसे इन्वायरमेंट्स होती गई, तो जब फ्लेमिंग ने इस न्यूक्लियस के मटेरियल को डाई किया तो पता चला कि अंदर एक डाई सा मटेरियल है। इस डाई मटेरियल को क्रोमेटिन का नाम दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें होता है हमारा क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग एज हाईली एक्सटेंडेड इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन. Nuclear membranes and one or more spherical bodies called nucleoli. Electron microscopy has revealed that the तो एक न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसके अंदर भरा हुआ होता है क्रोमेटिन, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर होता है यहाँ पर न्यूक्लियोलस, ये दिख रहा होगा हब टाइप न्यूक्लियोलस, एंड इस न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस में होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। क्यों? क्योंकि ये साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए है, बिकॉज दे आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। इसलिए एक सेल में जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस होगा उसके न्यूक्लियस में, वो उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और ये न्यूक्लियस बाहर से कवर्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है ना। और जहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उस जगह को बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। नाउ which consists of two parallel membranes with a space between called the perinuclear space forms a barrier between the materials and transit. तो इसके अलावा एक सेल जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के पास पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, और जहाँ पर ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस एब्सेंट होगा है ना, उसको बोल देंगे हम न्यूक्लियर पोर। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, लाइक ऐसे 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 ऐसे, और जहाँ जहाँ ये एब्सेंट है वो जगह है न्यूक्लियर पोर। अगर डायग्राम में दिखाऊं तो डायग्राम में भी बहुत जूम करने पे दिखेगी ये चीज़, लाइक देख सकते हो ये यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ये जगह न्यूक्लियर पोर है ना। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहेगी और राइबोसोम्स भी बियर करेगी अपने ऊपर। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which forms by the fusion of two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein synthesis molecules takes place in both directions. Normally there is only one nucleus per cell. एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा. Variation in the number of nuclei also frequently observed
Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocytes of many mammals and sieve tubule cells of vascular plants. इन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. But now the nuclear matrix of the nucleus matrix of the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, as it is not a membrane-bound structure. It is the site of active ribosomal RNA synthesis. Large and more numerous nucleoli are present in the cells actively carrying out the protein synthesis. यानी कि एक न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस होगा उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के. नाउ अगर हम बात करें अब, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, है ना. यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिनको क्रोमेटिन बोलते हैं. बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस और ऑल्सो प्रेजेंट. यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमेटिन कंटेन्स DNA. क्रोमेटिन क्या है? अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें क्रोमेटिन होता है. तो इसी क्रोमेटिन में यानी कि जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म का, इसमें होता है क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन्स जिसको हम हिस्टोन्स भी बोलते हैं. सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. We will study the details of DNA packaging in the form of chromosome. Class 12 में molecular basis of inheritance नाम के चैप्टर में तुम ये सब कुछ पढ़ोगे. Every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constructions or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present in it. यानी कि ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर होते हैं हमारे पास बेसिक प्रोटीन्स एंड इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं PR. एंड जो नीचे के ये दो हैं इनको बोलते हैं QR. बीच में होता है ये काइनेटोकोर एंड इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टीलोमियर. ये रहा. और ये ऊपर वाले पार्ट को भी टीलोमियर. तो ये भी टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर है. ये दोनों हैं PR एंड ये दोनों हैं QR. और ये है दो काइनेटोकोर जो कि सेल साइकिल में यानी कि सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट का काम करेंगे. काइनेटोकोर का काम ये है. सेंट्रोमियर holds two chromatids of a chromosome based on the position of the centromere. The chromosomes can be classified into 4 types. अब chromosomes 4 तरीके के होंगे according to their कि इनका भाई सेंट्रोमियर कहाँ अटैच्ड है. ये पूरा जो है ये सेंट्रोमियर ही है. इस सेंट्रोमियर में ये वाला एक काइनेटोकोर है और ये वाला एक काइनेटोकोर है जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होने का काम करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. तो 4 तरीक़ों के हमें यहाँ पर क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे. पहले तो ये देख लो कि ये सबसे पहला वाला जो है ये वाला क्रोमोसोम, इसके देख सकते हो तुम कि इसके ऊपर लगी हुई है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसको सैटेलाइट भी बोलते हैं. इसकी आर्म भी दोनों बिल्कुल बराबर है. P आर्म भी बराबर है एंड Q आर्म भी बराबर है. तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक बोला जाता है जहाँ पर 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म हो रही है क्रोमोसोम की, है ना. और दूसरा, अगर नीचे वाली आर्म तो सही है बट ऊपर वाली शॉर्ट आर्म है तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे जहाँ पर सेंट्रोमियर तो है बट वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम्स है, जिससे कि एक आर्म जो है वो इसकी शॉर्ट हो जाती है और दूसरी वाली लॉन्ग हो जाती है. Now, in case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end. यानी कि ये वाला है acrocentric chromosome. Sorry, this one is not. यहाँ पर ये रहा acrocentric chromosome. ये acrocentric chromosome में ये जो हमारा centromere होता है ये close to end यानी कि बस ये अपने
आम पे पहुंचने ही वाला होता है, बहुत छोटी आम कर देता है, एंड फिर एकदम बिल्कुल ही छोटी आम कर देता है, उसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 4 शेप्स हमने देख ली, एक तो सबमेटासेंट्रिक, एक तो मेटासेंट्रिक, दूसरी सबमेटासेंट्रिक, और फिर एक्रोसेंट्रिक, और फिर टीलोसेंट्रिक। अब अगर मैं इसकी और शेप देखूं तो तुम देख सकते हो कि जो मेटासेंट्रिक है ये वी शेप बना रहा है, वी एंड वी। दूसरा हमारे पास है सबमेटासेंट्रिक। तो जो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये एक तरीके से एल शेप बना रहा है ना, लाइक ऐसे 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 एल शेप बना रहा है, तो इसको एल शेप्ड क्रोमोसोम्स भी बोलेंगे। नाउ आर्कोसेंट्रिक तो कोई ऐसी फॉर्म नहीं बना रहा है, सॉरी आर्कोसेंट्रिक यहाँ पर जे फॉर्म बना रहा है, और टीलोसेंट्रिक यहाँ पर आई फॉर्म बना रहा है। तो ये वी शेप भी होता है, ये एल शेप, ये जे शेप और ये आई शेप, और इनका नाम देखें तो मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, आर्कोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। Sometimes a few chromosomes have non-spanning secondary constructions at a constant locations. This gives appearance of a small fragment called the satellite, जो कि ये रहे structures, secondary constructions। और ये कभी कभार ही होते हैं जब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन स्पेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस को डेवलप कर देते हैं, कुछ ही क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम नहीं, तो हमारे को क्रोमोसोम में यहाँ सैटेलाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में होती है माइक्रोबॉडीज़, एंड इन माइक्रोबॉडीज़ का काम होता है, यानी कि ये मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स माइक्रोबॉडीज़ होते हैं जो कि बहुत सारे एंजाइम्स या फिर को कैरी करते हैं, और ये दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे पास पेरोक्सिसोम्स भी है, जो कि बुक में सिर्फ इनका डायग्राम दे रखा है, बट इनके फंक्शंस के बारे में नहीं बता रखा। अगर मैं ऊपर जाऊँ एनिमल और प्लांट, नाउ हियर यहाँ पे देखेंगे पेरोक्सिसोम्स, ये एनिमल सेल में भी है एंड प्लांट सेल में, जैसे कि अभी हमने प्लांट सेल में देखा, अभी एनिमल सेल में भी है ये पेरोक्सिसोम। इनका काम क्या होता है, ये प्लांट्स और एनिमल सेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई हार्मफुल पेरोक्साइड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर घुस गया है, तो ये उसको H2O में कन्वर्ट कर देंगे, उसको डिटॉक्सिफाई कर देंगे और फिर सेल से बाहर निकाल देंगे। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ये दिख भी रही होगी यहाँ पर एक छोटी सी बॉल जैसी, कैसे एकदम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ना। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है और ये हार्मफुल पेरोक्साइड सब्सटेंसेस को H2O में कन्वर्ट करने का काम करती। नाउ दिस इज़ इट। सो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी या समझा दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।